हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हु आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। हु आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जब तक कंपीटेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगर आप देश के एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे या कोई अपराधी घोषित हो चुका, फिलहाल वो जेल में है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वैलिड नहीं है। बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वैलिड नहीं है। दारू पिए हुए व्यक्ति के साथ नशे की हालत में कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो कंपीटेंट व्यक्ति होना चाहिए, काबिल व्यक्ति होना चाहिए, समझदार। समझदार की भाषा क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ सके। आप किसी के साथ कोई डीलिंग कर रहे हो, बच्चों को बाय डिफॉल्ट ही माना जाता है कि वो नहीं समझ पाएंगे। जो आदमी दारू के नशे में बाय डिफॉल्ट ही माना जाता है कि वो नहीं समझ पाएगा। कुछ लोगों को तो डिस्क्वालीफाई ही कर दिया। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई अपराधी है जिसका अपराध कोर्ट में सिद्ध हो चुका है, एक्यूज्ड नहीं, कॉन्विक्ट, फर्क होता है दोनों में। एक आरोपी होता है, एक अपराधी होता है। आरोपी वो जिस पे आरोप लगा हुआ है, लेकिन अपराधी वो जिसका हो चुका। तो जो अपराधी है, जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये है हु आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर ये पूरा नहीं तो आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर provides that all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो कर सकती हैं, 18 साल से उम्र ज्यादा है, दिमाग सही है, अपराधी नहीं है, दुश्मन नहीं है, वो अगर आपके साथ डील कर रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो है कंपिटेंसी की बातें आई। एक तो एज ऑफ मेजोरिटी, आमतौर पर 18 साल, दिमाग सही, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालिफाइड ना हो, यानी कि क्वालिफाइड हो। बाकी सब तो क्वालिफाइड ही होते हैं, कुछ ही लोग हैं जो डिसक्वालिफाइड है। जैसे कि मैंने बताया, देश के दुश्मन, जिस समय वॉर चल रही होती है, उनके साथ आप नहीं कर सकते, और अपराधी। बाकी एक दो कैटेगरीज और हैं, अभी हम पढ़ते हैं। अब अगर हम मेजर की बात करते हैं तो रूटीन में तो 18 साल ही होते हैं, लेकिन कभी कभी जब कोर्ट किसी बच्चे की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कोई गार्डियन अपॉइंट कर देता है, where a guardian of the person or property of a minor has been appointed। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने वाला है कि अगर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से किसी बच्चे की प्रॉपर्टी या उस बच्चे को मैनेज करने के लिए कोई गार्डियन अपॉइंट किया है, ठीक है, किसने अपॉइंट किया है? बाय अ कोर्ट। कब किया? जब वो बच्चा है, 18 साल से पहले। यानी अगर किसी की प्रॉपर्टी को, किसी बच्चे की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कोर्ट ने एक गार्डियन अपॉइंट किया है, आमतौर पर मुझे लगता है ये तभी होता होगा जब नेचुरल पेरेंट्स मर चुके हैं, नहीं मिल रहे हैं, कोई ऐसी टिपिकल सिचुएशन होती होगी जब कोर्ट इस तरह का निर्णय लेता होगा कि बच्चों की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए किसी को लीगल गार्डियन अपॉइंट किया जाए। उस सिचुएशन में वो बच्चा 18 की जगह 21 साल में मेजर माना जाएगा। एक उस एक्सेप्शन को छोड़ दें तो बाकी सब 18 साल के बाद मेजर बन जाते हैं, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी को लेके एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जो अपने आप में भी 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903 का डिसीजन है, प्रीवी काउंसिल का डिसीजन है। अगर आप इसको गूगल करोगे तो आप पाओगे कि ये उस जमाने की एक तरह से सुप्रीम कोर्ट टाइप थी, जिसमें पहले लोअर कोर्ट में डिसीजन हुआ, फिर हायर कोर्ट में डिसीजन हुआ, फिर ये प्रीवी काउंसिल यानी कि उस जमाने के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो प्रीवी काउंसिल ने क्या डिसीजन दिया? ये माइनॉरिटी को लेके एक मेन डिसीजन है, और इनका जो मेन डिस्कशन था, डिसीजन था, कंक्लूजन था, वो ये कि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट्स होंगे वो होंगे वॉइड एब इनिशियो, यानी शुरू से, पहले दिन से, डे वन से, डेड, यूजलेस, इनवैलिड, वॉइड। इनको कोई वैल्यू नहीं है इसमें, एग्रीमेंट में कुछ भी अगर हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नाउ फैक्ट्स क्या थे? एक माइनर है जिसका नाम है धर्मोदास घोष। इसने इसके पास कलकत्ता में कोई प्रॉपर्टी थी जिसको गिरवी रख के मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त से करीब 20,000 रुपया लिया। उस समय धर्मोदास माइनर था, उसका एक अटॉर्नी था, एजेंट समझ लो,
जो उसके साथ काम कर रहा था केदारनाथ, उसको पता था कि वो माइनर है। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इस बात से ये भी पता चलती है कि जो मनी लेंडर था ब्रह्मोदत्त, उसको नहीं पता था कि धर्मोदास माइनर है, लेकिन उसके एजेंट, उसके अटॉर्नी जो उसके बिहाफ पर काम कर रहा था, उसके साथ काम कर रहा था केदारनाथ, उसको पता था कि वो माइनर है। खैर, बाद में धर्मोदास ने पैसे तो ले लिए, पर उसने एक केस फाइल कर दिया फॉर कैंसलेशन ऑफ मॉर्गेज। जो उसने प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखी थी, जिसके बदले में वो 20,000 का लोन लिया था, उस मॉर्गेज को उसने कैंसिल करने की कोशिश की। अब बहुत सारे मुद्दे खड़े हो गए। मुद्दे ये आए, कैन अ माइनर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका बाद में डिसीजन आया नो, वो किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता। इज ए माइनर्स एग्रीमेंट वॉइड और वॉइडेबल, इसका आंसर आया वॉइड एंड वॉइड एब इनिशियो। एक होता वॉइड जो आज वॉइड हो गया, जैसे माना था मैंने किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो सही था, सब कुछ ठीक था, बाद में उस देश के साथ वॉर डिक्लेयर हो गई, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। पहले वो वैलिड था, लेकिन वॉर डिक्लेयर होने के बाद वो वॉइड हो गया। लेकिन बच्चे के साथ जो आप एग्रीमेंट करोगे माइनर के साथ, वो वॉइड एब इनिशियो है, यानी शुरू से डे वन से ही वो वॉइड माना जाएगा। तीसरा, कैन द लेंडर रिकवर मनी फ्रॉम माइनर, भाई माइनर खुद दे दे तो बात अलग है, अदरवाइज यस, माइनर से वो पैसा वापस नहीं लिया जा सकता, अगर वो खुद दे दे तो बात अलग है। फोर्थ, डज एस्टॉपल अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर, एस्टॉपल का मतलब है कि उसने मान लेते झूठ बोल दिया हो कि मेरी एज ज्यादा है, तो क्या कल को उस चीज को यूज किया जा सकता है कि तुमने तो झूठ बोला। अब एक बच्चा है, बच्चा तो कुछ भी बोल देगा, तो उसको वो एक तरह से वो फिर पूरा सपोर्ट तो मिल रहा है कानून का। तो आप बोलोगे सर फिर क्या ही करें, इसका पढ़ तो लिया हमने, लेकिन अगर हमारी लाइफ में ऐसा हो तो भाई माइनर्स के साथ जो आपको दिख रहा हो कि बच्चा है, तो उसका आधार कार्ड देखो। इंडिया का तो सिस्टम क्लियर है, सबके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड में अगर 18 साल नहीं है तो उसके साथ कोई किसी तरह की डीलिंग मत करो, वेरी वेरी रिस्की। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द प्लेंटिफ, उसने ये कहा कि मैं माइनर हूं तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। चलो, अब डिफेंडेंट जिसने पैसा लिया था वो तो कहेगा भाई इसने पैसे लिए हैं तो मेरा पैसा तो वापस कर। खैर, लॉजिक उसका भी ठीक था, बट प्रीवी काउंसिल की जजमेंट क्या थी, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा एग्रीमेंट जो है ना ये वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और माइनर जो है ना वो नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो इट्स नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। बोले तुम्हारा कोई एग्रीमेंट जो था उसको हम मानते ही नहीं। सो कुल मिला के क्या आया आंसर, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, इट इज वॉइड फ्रॉम द स्टार्ट, पहले दिन से ही है। अगर वो झूठ भी बोल दे तब भी वो माइनॉरिटी क्लेम कर सकता है। ये लाइन थोड़ी हजम कम होती है, लेकिन जो कानून है वो यही है। यानी अगर कोई माइनर झूठ बोल दे, सपोज वो 17 साल का है और बोल दे कि मैं 18 से बड़ा हूं, दूसरा बंदा उसकी बातों में आ जाए, आधार कार्ड चेक ना करे ऐसे मान लो, तो और फिर बाद में बोलेगा हे मैं तो छोटा हूं, 17 साल का हूं, तो हाँ वो ऐसा कर सकता है। अब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर नॉलेज ऑफ एजेंट है, जैसे यहां पर हुआ था ना, उसका वो था केदारनाथ, उसको तो पता था ना, तो सिंस अटॉर्नी, हाँ नाम लिखा ही है, सिंस अटॉर्नी केदारनाथ न्यू द ट्रुथ ब्रह्मदत्त वाज डीम्ड टू नो इट, उसके एजेंट को तो पता ही था ना कि वो बच्चा है, तो उसको भी पता होना चाहिए था। तो मूल सिद्धांत रेशो डेसिडेंडी क्या निकल के आया कि माइनर एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड अनएनफोर्सेबल। तो ये लिखा है स्टिल फॉलोड बाय इंडियन कोर्ट्स, आज भी इंडियन कोर्ट इस डिसीजन को, इस सिद्धांत को जो इस केस में बना फॉलो कर रहे हैं। कब था? 1903, 125 साल हो गए, 125 साल अभी तक ये ऐसे ही चल रहा है। तो एग्जाम में अगर ये केस आएगा तो इसके बेसिस पर आप अच्छे से अब लिख सकते हो। मैंने सारे फैक्ट्स, सारे पॉइंट, नाम वाम सब बता दिए, कौन इसमें पार्टीज थी, तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। पर्सन्स ऑफ साउंड माइंड, समझदार होना चाहिए। He should be able to form a rational judgment regarding its effect. मतलब कोई भी आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको समझदार तभी माना जाएगा जब ये समझा जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहा है, इसमें क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने दिन में करना है, कितने दिन में नहीं करना है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, बात खत्म। जहां तक पागलों का सवाल है, पागल भी दो तरह के हैं, एक परमानेंट पागल और एक बीच बीच में पागल। जो परमानेंट पागल है वो तो है इडियट। इडियट के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी वॉइड है। इडियट होता है परमानेंट पागल। लेकिन ल्यूनेटिक होता है जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, यानी वो कभी तो सही होता है कभी ठीक होता है। तो जब वो सही है उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड है, अगर उसको पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है, दौरे के दौरान आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड है। ऐसे ही ड्रंकन आदमी होता है, आप कहोगे तो मैंने नहीं देखा इडियट ल्यूनेटिक, लेकिन दारू वाले तो देखे हैं। इस दुनिया में बहुत लोग दारू पीते हैं दबा के, अब पीते हैं तो चलो ठीक है भाई क्या ही करे।
अब वो दो हैं, जिस समय उन्होंने दारू का नशा नहीं होगा उस समय वो साधारण आदमी की तरह समझदारों वाली बातें करेगा। खैर समझदार वाली बातें तो वो पी के भी करेगा, लेकिन जिस समय उसने पिया हुआ है उस समय अगर आप उसके साथ कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो उस समय इंटॉक्सिकेटेड है, उसको पता ही नहीं है। यही डिसीजन भी आया इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी सिंह, शाबाश। तो इसमें ये आया, अ पर्सन अंडर इंटॉक्सिकेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट वाज वॉइड ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। नहीं माना जाएगा अगर एक आदमी अंडर इंटॉक्सिकेशन नशे की अवस्था में करेगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज पर्संस डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून में कुछ लोगों को मना किया हुआ है। सबसे पहले शत्रु, एनिमी। एनिमी लेकिन जिस समय वॉर चल रही है बस उसी समय, ठीक है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर द वॉर थे, अब माना भारत की पाकिस्तान से लड़ाई शुरू हो जाए तो अभी आज की तारीख में जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं कोई वॉर नहीं है, तो पाकिस्तानी हमारे देश का दुश्मन नहीं है कानून की दृष्टि में। जब वॉर डिक्लेयर हो जाएगी उस दौरान वो दुश्मन है। तो जो अभी आज की तारीख में एग्रीमेंट चल रहे हैं उनका क्या होगा, वो या तो सस्पेंड हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। फॉरेन सॉवरेन्स एंड डिप्लोमेट्स, आपने देखा होगा स्पेशली दिल्ली में कि एम्बेसी के अंदर बाहर के लोग होते हैं, जैसे कोरियन एम्बेसी में कोरिया के लोग होंगे, जापानीज एम्बेसी में जापान के लोग होंगे। तो इन लोगों को ना कुछ टिपिकल इम्यूनिटी मिलती है इंटरनेशनल लॉ में, आप उन पर ऐसे ही सीधा उठा के केस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। इसी तरह से जो अपराधी है, ठीक है, पर्सन इम्प्रिजनमेंट, उसको भी ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट जब तक उसकी सजा खत्म नहीं होती तब तक कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। हाँ, जो उसने पहले किए हुए होंगे, अब मान लेते किसी ने मर्डर कर दिया बट मर्डर करने से पहले भी तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे होंगे, वो वैलिड रहेंगे। लेकिन हाँ, अब वो अगर जिस समय जेल में है उस समय अगर करेगा तो वो वैलिड नहीं होंगे। ऐसे किसी को दिवालिया घोषित कर दिया, इंसॉल्वेंट, तो जिस प्रॉपर्टी को लेकर वो दिवालिया घोषित हुआ, आमतौर पर यही होता है ना कि एक आदमी को दिवालिया घोषित कर देते हैं तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कोर्ट के लोग जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो अब वो प्रॉपर्टी उसकी रही नहीं है तो फिर उससे रिलेटेड वो क्या ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो उसका जो प्रॉपर्टी है वो तो ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं, कोर्ट का व्यक्ति है ये, उसके पास चली जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो जो है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। कंपनियां जो होती हैं उनका ना एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें जो लिखा है उतने ही वो कर पाएंगे। सपोज कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि हम जो है लोन देंगे पब्लिक को सिर्फ 20 लाख तक। अब सपोज कंपनी 50 लाख का लोन देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। तो जिसने लिया जिसने दिया, क्या उनको दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल। तो क्या उनको बैठ के पहले मेमोरेंडम कंपनी का पढ़ना चाहिए था? बिल्कुल, यही कानून है। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ है। क्या यही कानून है? हाँ है, यही तो बोल रहा हूं। यानी आप किसी भी कंपनी से डील करोगे तो पहले उसकी पावर्स को चेक करनी पड़ेगी। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आमतौर पर ये 2 कागज होते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे कंपनी की पावर्स पता चलती हैं। अगर आप रियली किसी सीरियस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो किसी कंपनी के साथ तो उनके ये मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू उनकी पावर, स्पेशली मेमोरेंडम, उसको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके बाहर अगर आपने कोई काम किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। मैरिड वुमन, पुराने इंग्लिश लॉ में उनके पास कुछ लिमिटेशंस थी, इंडियन लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैरिड वुमन पॉइंट है भी और नहीं भी। नहीं इस सेंस में कि रियल लाइफ में तो मैरिड वुमन का बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैरिड वुमन की कंपिटेंसी को लेके कॉन्ट्रैक्ट को इंग्लिश लॉ में थोड़ी लिमिटेशंस थी, इंडियन लॉ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर, इंपॉर्टेंट है। अभी माइनर्स को लेके थोड़ा एक और क्वेश्चन करूंगा क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। तो फिर भी खैर, इस क्वेश्चन को जो भी कराया को डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे मुझे व्हाट्सएप अपने कर सकते हैं। जिस बुक से पढ़ा रहा हूं इसको खरीदने के लिए भी नॉमिनल प्राइस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।